नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कोई सी भी प्रश्नावली नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं अध्याय 3 पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताऊंगा। देखिए, इस पाठ का अर्थ है दो, अर्थात हमें कोई दो राशि लेना है। और चर, चर का मतलब अज्ञात राशि, अज्ञात राशि वाले रेखिक, रेखिक का मतलब होता है रेखा को प्रदर्शित करना, यानी कि किसी सरल रेखा को प्रदर्शित करने। और समीकरण, समीकरण जब कोई भी बहुपद किसी दूसरे बहुपद के बराबर होता है तो वो समीकरण कहलाता है। तो इस पाठ का अर्थ है दो अज्ञात राशियों से मिलकर बना हुआ ऐसा समीकरण जो किसी सरल रेखा को प्रदर्शित करता हो, उसके हमें युग्म के बारे में यहां पर पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहां पर हमें पहले ग्राफ की जानकारी लेनी पड़ेगी। इसमें एक ऐसी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है और एक क्षैतिज लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जो लाइन क्षैतिज होती है उसे हमेशा ही एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है, और जो लाइन ऊर्ध्वाधर होती है उसे हमेशा वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। जहां पर ये दोनों एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं, और इसको प्रदर्शित करने के लिए शून्य शून्य यानी कि 0 0 का उपयोग करते हैं। तो ये इसके निर्देशांक कहलाते हैं। हमेशा ही इसको मूल बिंदु को O से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों मिलकर के 4 भागों का निर्माण करते हैं। पहला भाग, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। इन्हें हम क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। इस प्रकार 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और चारों क्वाड्रेंट के लिए मूल बिंदु से इधर का जो एक्स अक्ष होता है वो हमेशा धनात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मूल बिंदु से उधर का जो एक्स अक्ष होता है वो हमेशा ऋणात्मक दिशा में निरूपित किया जाता है, और मूल बिंदु से ऊपर का जो वाई अक्ष होता है वो हमेशा धनात्मक दिशा से निरूपित किया जाता है, और मूल बिंदु से नीचे का जो वाई अक्ष होता है वो हमेशा ऋणात्मक दिशा से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार अगर यदि पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें जितने भी निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कि ये 1 और ये 2, 1 और ये 2, और इधर भी 1 पर चले तो ये 2 और ये 1, इस प्रकार ये यहां पर एक निर्देशांक प्राप्त होता है, इसका मान 2 और 1। ध्यान रहे, एक्स अक्ष को सदैव आगे लिखा जाता है। इसमें दोनों ही दिशाएं धनात्मक होती है, अर्थात पहले क्वाड्रेंट में किसी भी निर्देशांक के दोनों मान, यानी कि एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के दोनों मान धनात्मक होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें अगर यदि हम चलते हैं, मान लीजिए 1 और ये 2, और ये ऋणात्मक प्रदर्शित होते। इधर की बात करें तो ये इधर आगे जाएगा, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को हमेशा आगे लिखते हैं, तो -2 और वाई अक्ष का 1 है। तो इस प्रकार इसमें एक एक्स अक्ष दूसरे क्वाड्रेंट में हमेशा ही ऋणात्मक होता है, और वाई अक्ष का मान जो होता है वो सदैव धनात्मक होता है। इसी प्रकार तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें ये ऋणात्मक होता है, और इधर ये ऋणात्मक होता है। मान लीजिए 1 और ये 2, और इधर हम -1 चलते हैं, तो इसको इधर बढ़ाते हैं, इसको इधर बढ़ाते हैं, तो ये यहाँ निर्देशांक प्राप्त होता है, इसका नाम होता है -2 और ये -1। इस प्रकार तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के ही मान ऋणात्मक होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष के मान की बात करते हैं तो ये +2, और वाई अक्ष के लिए बात करेंगे तो ये +2 और ये -1 इधर। तो इस प्रकार
चौथे क्वाड्रेंट में x अक्ष का मान धनात्मक होता है और y अक्ष का मान सदैव ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये था ग्राफ, इसे हम आलेख कहते हैं। अभी हमने आलेख के बारे में समझा, अब हम सीधा पॉइंट पर आते हैं, यानी कि पाठ का नाम। देखिए पाठ का नाम पहले ही मैं बता चुका हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात दो अज्ञात राशियों से मिलकर बना हुआ ऐसा समीकरण जो किसी सरल रेखा को प्रदर्शित करता हो। अब कैसे प्रदर्शित करता और इसको कैसे दर्शाते वो देखिए दोस्तों, ये एक समीकरण है जिसमें दो अज्ञात राशि एक ही है और एक ही है, दो अज्ञात राशियां हैं। अगर यदि इस समीकरण को हम हल करते हैं तो यहां पर हमने क्या किया, y के मान को निकाला, तो इसका उठा के पक्षांतर कर देंगे तो 1 से और ये प्लस का 42 ऐसा का ऐसे बचेगा और ये उठ के इधर आ जाएगा, तो बराबर ये माइनस का इधर प्लस में 7y हो जाएगा। इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर y और बराबर ये x और प्लस 42 और बटे में आ जाएगा 7, यानी कि y का मान इतना प्राप्त हो जाएगा। अब अगर यदि यहाँ पर हम x का मान स्टार्टिंग में 0 रख दें तो 0 प्लस ये 42 और बटे में 7 बराबर y, तो 7 एकम 7, 7 छंगे 42, यानी x का मान 0 रखने पर y का मान 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर यदि अब हम यहाँ x का मान 7 रख दें, y बराबर x प्लस 42 और बटे में 7, यहाँ x का मान 7 रख दे तो y बराबर ये 7 और प्लस ये 42 और बटे में 7, 42 और 7 49, तो y बराबर ये 49 हो जाएगा और बटे में 7, 7 एकम 7, 7 7 49, यानी कि y का मान 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका निर्देशांक x का मान हमने यहाँ 7 रखा और y का मान भी 7 प्राप्त हुआ। इस प्रकार अब हम इसका एक ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए यहाँ x लिखा और ये y, x का मान स्टार्टिंग में हमने 0 रखा था, y का मान 6 प्राप्त हुआ, x का मान दूसरी बार 7 और y का मान 7। इस प्रकार हम और भी अनंत राशियों तक इसका मान निकाल सकते हैं। अब मैं इसको ग्राफ में प्रदर्शित करता हूं। तो दोस्तों पहला निर्देशांक हम देखते हैं 0 और 6। तो 0 और 6 अब हम ग्राफ में चलते हैं। देखिए x का मान हमारे पास 0 है तो x के 0 यानी कि यहीं पर रहेंगे और y का मान प्लस 6 है तो y की प्लस वाली दिशा में चलेंगे 6, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस प्रकार आपका निर्देशांक ये हो गया 0 और 6। चूंकि x के मान को हम आगे लिखेंगे, y के मान को पीछे। मान लीजिए मैंने इसको एक बिंदु नाम दे दिया a। इसी प्रकार हम दूसरे निर्देशांक की बात करते हैं तो x का मान 7 है और y का मान भी 7 है। आइए देखते हैं उसको भी हम ग्राफ में। तो x का मान हम 7 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7 प्लस की दिशा में। इसी प्रकार y का मान भी प्लस की दिशा में 7 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। हम क्या करेंगे, इसको तो ऊपर बढ़ाएंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे। इस प्रकार इन दोनों को बढ़ाएंगे, थोड़ा इसको तो हम इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ाएंगे। दोनों को जब बढ़ाएंगे तो यहां पर हमें निर्देशांक प्राप्त होता है 7 7। x का मान भी 7 और y का मान भी 7। मान लीजिए इसको मैंने b नाम दे दिया, इसको मैंने b नाम दे दिया, तो ये निर्देशांक हो गया 7 7। देखिए दोस्तों अब यहां पर थोड़ा सा गहराई से देखिए, ये a है और ये b है। मैंने स्केल की सहायता से इसको मिला दिया, स्केल की सहायता से इसको मिला दिया तो हमारे सामने एक ये सरल रेखा प्राप्त होती है। हमारे सामने एक ये सरल रेखा प्राप्त होती है। यही सरल रेखा इस दो चर वाले समीकरण से प्राप्त होती है, यानी कि इस प्रकार ये प्रश्न या ये जो समीकरण है ये इस पाठ के पूरे अर्थ को प्रदर्शित करता है। तो अभी मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया, अब मैं थोड़ा सा इसके समीकरण कैसे होते हैं और उन्हें किन किन विधियों से हल किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पर हम दो चर लेते हैं। मान लीजिए एक चर हमने x लिया और दूसरा चर y लिया। मान लीजिए इनके गुणांक में a और इसके गुणांक में b है और मान लीजिए कोई अज्ञात राशि है, कोई ज्ञात राशि है
उसको हमने सी नाम दे दिया। तो इसका हम एक कॉम्बिनेशन प्राप्त करते हैं, एक समीकरण बनाते हैं यहाँ प्लस प्लस लगा के। तो ये एक समीकरण बनता है जिसमें दो चर होते हैं, बाकी ए और बी और सी ये अचर राशियां होती है, यानी कि इनके मान बदलाते नहीं है। इस प्रकार किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पाठ में लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात दो समीकरण बनेंगे। तो दो समीकरण हम एक और ले लेंगे, एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार ये दो समीकरण हो गए, तो इनकी अलग अलग पहचान होना चाहिए। देखिए दोनों में अज्ञात राशियां, चर राशियां तो अज्ञात राशियां तो एक जैसी रहेगी, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो इसको मैंने 1 1 और 1 नाम दे दिया। इसी प्रकार इसको मैं 2 2 2 नाम दे देता हूं। इस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करने वाले ये समीकरण मानक समीकरण कहलाते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इनका मैंने ये निरूपण आपको बता दिया, इन्हें हम मानक रैखिक समीकरण कहते हैं। अब ये दोनों समीकरण ग्राफ में अलग अलग रेखा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इनकी कंडीशन भी अलग अलग हो सकती है। देखिए ये एक ग्राफ है, हो सकता पहला समीकरण एक रेखा को इस प्रकार से प्रदर्शित करता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर 0। और हो सकता कि दूसरा समीकरण इस रेखा को प्रदर्शित करता हो, जिसका नाम a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। इस प्रकार इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली रेखा और इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली रेखाएं दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो नहीं करती है तो इस कंडीशन को हम गणित की भाषा में असंगत या कोई भी हल ना हो, इस सिचुएशन को ऐसे कहते हैं, कोई भी हल ना हो। और इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये इसका a1 और इसका a2, इसका b1 और इसका b2 और इसका c1 और इसका c2, इनमें हम जब भाग देते हैं तो ये दोनों तो आपस में बराबर होते हैं, किंतु ये आपस में बराबर नहीं होते। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कोई भी हल ना हो। आगे देखिए, अब देखिए इसमें ये एक सरल रेखा है। मान लीजिए इस सरल रेखा को निरूपित करने वाला एक रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। मान लीजिए एक और दूसरी सरल रेखा है ये। मान लीजिए इस दूसरी सरल रेखा की बात करते हैं, तो इसका समीकरण मान लीजिए a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। यहां पर दोनों समीकरणों की रेखाओं को देखते हैं तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब कोई दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस सिचुएशन को गणित की भाषा में एक अद्वितीय हल होना कहते हैं। एक अद्वितीय हल होना कहते हैं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन यही रहेगी, इसका a1 और इसका a2, इसका b1 और इसका b2 और इसका c1 और इसका c2। इस कंडीशन में ये दोनों तो आपस में बराबर रहते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। तो ये एक अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन के लिए फार्मूला तैयार हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी कंडीशन, मान लीजिए ये एक सरल रेखा है और इस सरल रेखा को प्रदर्शित करने वाला समीकरण है a1x प्लस b1y और प्लस c1
बराबर 0। अब एक और सरल रेखा इधर से चली आ रही है ये, और ये इस प्रकार से चली आ रही है। मान लीजिए इसका समीकरण है a2x और प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। अब ये जब इधर से आती है तो इस प्रकार आती है कि इसको बिल्कुल प्रतिलोप कर देती, यानी कि हर जगह पर प्रतिच्छेद करती है, हर जगह पर प्रतिच्छेद करती है। तो पहले से ये समीकरण एक रेखा को प्रदर्शित करता था, दूसरी सरल रेखा आई तो वो इसके ऊपर प्रतिलोप यानी कि हर जगह पर प्रतिच्छेद करती है, एक जगह पर नहीं बल्कि हर जगह पर प्रतिच्छेद करती है। इस सिचुएशन को हम गणित की भाषा में अनंत हल होना कहते हैं, अनंत हल होना कहते हैं, इन्फिनिटली सॉल्यूशन कहते हैं इसको। और इन्फिनिटली सॉल्यूशन के लिए इसका a1 और इसका a2, इसका b1 और इसका b2 और इसका c1 और c2, ये सारी अनुपात, इनका जो अनुपात होता है वो सदैव और सदैव कैसा होता है, बराबर। इस सिचुएशन को हम गणित की भाषा में समपाती भी कहते हैं, समपाती भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो समीकरण होते हैं और दोनों समीकरणों में अज्ञात राशियों को 4 विधियों से हल किया जाता है। वो 4 विधियां कौन कौन सी है? पहली विधि है ग्राफी या आलेखी विधि, दूसरी विधि प्रतिविस्थापन या सबस्टिट्यूशन मेथड, और तीसरी विधि है विलोपन या एलिमिनेशन मेथड, और चौथी है वज्र गुणन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस प्रकार यहां पर थोड़ा मैं आपको एक बात बता दूं, वज्र गुणन को जो है इसके 2 भाग बनाए गए हैं बाद में, लेकिन हम यहाँ एक ही प्रकार से इसको आपको बताएंगे। तो इस प्रकार किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को 4 विधियों से हम हल कर सकते हैं। चारों विधियों से भी किसी भी समीकरण को जब हल करते हैं तो x से और y के ही मान निकालते हैं। चर वाले रैखिक समीकरणों के उपयोग में, अगर यदि हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को चारों विधियों से हल करना आता है या किसी भी एक विधि से हल करना आता है, तो किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की आयुओं के संबंध के विषय में अगर यदि हमें कोई तथ्य याद है तो हम उनकी आयुओं को 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। या किसी भी भूखंड की लंबाई और चौड़ाई और उसके क्षेत्रफल आदि में अगर यदि कोई संबंध होता है तो उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी भिन्न राशि या परिमेय संख्याओं को हम ज्ञात इनकी सहायता से कर सकते हैं। किसी भी त्रिभुज के बारे में उसकी लंबाई चौड़ाई या जो भी मतलब उसकी ऊंचाई वगैरह जो होती है उसको भी हम इनकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी 2 रेलगाड़ियां, गाड़ियां, बस आदि की अगर यदि चाल में हमें संबंध के विषय में अगर कोई तथ्य दिया है तो हम उनकी चाल को भी और उसके समय को भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ियां कितने समय में जा रही है और उसकी स्पीड क्या है। इसके अतिरिक्त कोई 2 राशियां बाजार में उपलब्ध है और उनके मूल्य में अगर यदि हमें संबंध मालूम है तो उनके मूल्यों को भी हम 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे पेंसिल, पेन आदि इत्यादि के विषय में, किताब। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसमें मैंने कोई सी भी प्रश्नावली नहीं बताई है, केवल 2 चरी रैखिक समीकरण की सामान्य जानकारी दी है। आगे मैं आपको अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 दो चरी रैखिक समीकरणों से संबंधित जो प्रश्नावली है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।